Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing CPC and in the last video we completed definition section 2 of CPC. आज हम section 3 से onwards करेंगे. So section 3 the heading is subordination of courts. इस सेक्शन में ये बताया गया कि कौन सी कोर्ट किस कोर्ट के सबॉर्डिनेट है. फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस कोड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट. पहली बात कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं. एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इन्फीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. और जितनी भी सिविल कोर्ट्स हैं उनके ग्रेड्स के लिहाज से वो सब की सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबॉर्डिनेट हैं. एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ इज़ सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. और जितने भी स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के सबॉर्डिनेट हैं. सो सेक्शन 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबॉर्डिनेट है हाई कोर्ट की, जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं वो सबॉर्डिनेट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, और लास्टली जो स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट्स हैं वो सबॉर्डिनेट हैं हाई कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की. नेक्स्ट सेक्शन 4 सेविंग्स. सबसेक्शन 1 इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी. कह रहे हैं कि अगर तो सीपीसी में कोई कॉन्ट्रेरी प्रोविजन आ जाती है इस सेक्शन के तो अदरवाइज नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ नाउ इन फोर्स. पहली बात कर रहे हैं कि ये जो कोड है ये लिमिट नहीं कर रहा या इफ़ेक्ट नहीं कर रहा किसको, किसी स्पेशल या लोकल लॉ को जो कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल है. सो ये कोड लिमिट नहीं कर रहा किसकी जुरिस्डिक्शन को, किसकी पावर्स को, स्पेशल लॉ की और लोकल लॉ की. और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाई और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड. यानी सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करें तो ये कह रहे हैं कि जो स्पेशल लॉज हैं और जो लोकल लॉज हैं उनकी पावर्स को, उनकी जुरिस्डिक्शन को ये सीपीसी इफ़ेक्ट नहीं कर रही, लिमिट नहीं कर रही, सीपीसी उन पे एप्लीकेबल नहीं होती. Section 2 in particular and without prejudice to the generality of the proposition contained in subsection 1, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy which a landholder or landlord may have under any law for the time being enforced for the recovery of rent of agricultural land from the produce of such land. देखिए सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं कि जो लैंड लॉ होल्डर है या जो कोई भी लैंड लॉर्ड है वो जो कोई भी रिकवरी ऑफ रेंट कर रहा है किसी एग्रीकल्चरल लैंड से, तो जिस लॉ के अंडर उसको ये रेमेडी प्रोवाइडेड है वो वही अप्लाई होगा. वहाँ पे सीपीसी के अंडर, सीपीसी जो है उस लॉ की जिसके अंडर ये रेमेडी उस लैंड लॉर्ड को या लैंड होल्डर को प्रोवाइड की गई है उसको लिमिट नहीं कर रही. इन अदर वर्ड्स सीपीसी वहाँ पे भी उन लॉज पे अप्लाई नहीं हो रही. सेक्शन 4 कंक्लूड करें तो स्पेशल लॉज जो लोकल लॉज हैं उन पे अप्लाई नहीं होता. वो जो प्रोसीजर्स जो रूल्स उनमें बताए गए हैं वो उसके मुताबिक ही काम करते हैं. स्पेशल लॉ सीपीसी उन पे एप्लीकेबल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो जो स्पेशल लॉ है या जो लोकल लॉ है अगर तो वो सीपीसी के प्रोसीजर्स को अडॉप्ट कर रहा है तो फिर एक डिफरेंट चीज़ होती है. स्पेसिफिकली स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में अगर मेंशन किया गया है कि कोड इस पे अप्लाई होगा, अदरवाइज़ सीपीसी में सेक्शन 4 में बता दिया गया है जो लोकल लॉज हैं, स्पेशल लॉज हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, उन पे सीपीसी अप्लाई नहीं होती. नेक्स्ट इज सेक्शन 5. ये रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रेवेन्यू कोड्स कि क्या ये सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रेवेन्यू कोड्स पे एप्लीकेबल है या नहीं. ये सेक्शन इससे रिलेटेड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बट इसका सब सेक्शन 1 करने से पहले हम सब सेक्शन 2 करेंगे क्योंकि उसमें बताया गया है कि रेवेन्यू कोड्स हैं क्या. रेवेन्यू कोड्स इन सबसेक्शन 1 मीन्स अ कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ टू एंटरटेन सूट्स और अदर प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू रेंट, रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स ऑफ द लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. यानी रेवेन्यू कोर्ट्स ऐसी कोर्ट्स होंगी जो कि एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जो कोई रेंट है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, उनसे रिलेटेड
कोई सूट्स फाइल किए जाते हैं या कोई दूसरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो जिन कोर्ट्स में चलेंगी अंडर एनी लोकल लॉ। अब यहाँ पे लोकल लॉ हमारे पाकिस्तान में लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, वो एप्लीकेबल है। उसके अंडर कोर्ट्स बनाई जाती हैं जो कि एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड, इस किस्म के जो कि रेंट से, प्रॉफिट से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उनसे रिगार्डिंग सूट्स या प्रोसीडिंग्स वगैरह वो उन कोर्ट्स में चलती हैं, उनको रेवेन्यू कोर्ट्स कहते हैं। सो यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट्स ये कोर्ट्स होंगी जो उस लॉ के अंडर किसी एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड सूट्स या दूसरी प्रोसीडिंग्स चलाएंगी, बट does not include civil court having original jurisdiction under this code to try such suits or proceedings as being suits or proceedings of civil nature। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें ऐसी सिविल कोर्ट्स नहीं शामिल होंगी जो कि अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में उन सिविल नेचर के सूट्स और प्रोसीडिंग्स को करेंगी जो कि रेवेन्यू कोर्ट्स ने सुनने होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो सिविल कोर्ट्स होती हैं वो अगर उनमें इस किस्म के सूट्स या प्रोसीडिंग्स चलाए जाएंगे तो वो रेवेन्यू कोर्ट्स नहीं कहलाएंगी। रेवेन्यू कोर्ट्स वही हैं जो अंडर दैट लोकल लॉ इन मैटर्स को सुन रही हैं। अब सब सेक्शन 1 करते हैं। वेयर एनी रेवेन्यू कोर्ट्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड इन दोज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर अपॉन विच एनी स्पेशल enactment applicable to them is silent, the provincial government may by notification in the official gazette declare that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes or shall only apply to them with such modifications as the provincial government may prescribe। देखें, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम कहेंगे इस सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि सीपीसी ऑटोमेटिकली रेवेन्यू कोर्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर तो स्पेशल इनेक्टमेंट जो स्पेशल लॉ है, अगर तो वो किसी मैटर पे क्वाइट है और वहाँ पे ये पावर दी गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि अगर तो वो चाहे तो ऑफिशियल गज़ट के थ्रू वो नोटिफिकेशन करेगी और उसमें बताएगी कि क्या ये सीपीसी ये कोड एप्लीकेबल है या नहीं है। वो कह सकती है कि एप्लीकेबल नहीं है, और अगर वो कहेगी कि एप्लीकेबल है तो विद सम मॉडिफिकेशन सीपीसी उस वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। सो क्लियर टर्म्स में जो सीपीसी है वो एप्लीकेबल नहीं है रेवेन्यू कोर्ट्स पे, बट अगर एप्लीकेबल करवाना हो, कहीं पे ऐसा मैटर आ जाए वो स्पेशल लॉ जो है वो साइलेंट हो, तो इस सिचुएशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन सीपीसी को एप्लीकेबल करेगी या नहीं करेगी, और अगर करेगी तो विद अमेंडमेंट्स करेगी, विद मॉडिफिकेशंस करेगी। सो नेक्स्ट इज़ सेक्शन 6 पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। सेव ये होता है कि पैसों के ज़रिए कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस होती हैं। Save in so far as is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or value of subject matter of which exceeds the pecuniary limits if any of its ordinary jurisdiction। देखें यहाँ पे जो pecuniary jurisdiction है ना, जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके ग्रेड्स हैं। अब क्लास 3 का सिविल कोर्ट होती है, फिर उसके बाद क्लास 2 का होता है, फिर क्लास 1 की सिविल कोर्ट होती है, इनके ग्रेड्स होते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सूट की वैल्यू है उसके मुताबिक इनको कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है। देखें जो क्लास 3 का है हर सूबे में डिफरेंट होती है। क्लास 3 के सिविल जज के पास एक सूबे में वो हो सकता है कि 2 लाख तक की मालियत के मुकदमे सुन सकता है, दूसरे सूबे में 4 लाख तक के सुन सकता है। सेम वे इनके पैसों के हिसाब से सूट की वैल्यूएशन की जाती है, उसके हिसाब से इनकी जुरिस्डिक्शन होती है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक सूट जिसकी मालियत है फॉर इंस्टेंस 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए का वो सूट है, और जो जुरिस्डिक्शन बनती है वो क्लास 1 का सिविल जज जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन है, तो वो सूट कभी भी क्लास 3 का सिविल जज नहीं सुनेगा, वो क्लास 1 के पास जुरिस्डिक्शन है वो ही सुनेगा। सेम वे जब हम अपील में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी वैल्यूएशन होती है कि जैसे पंजाब में अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो
5 करोड़ तक की मालियत के दावे की अपील सुन सकती है, उससे कम वाले की नहीं, उससे ज़्यादा वाले की नहीं सुन सकती। उससे ज़्यादा अगर होगा तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील लाई करती है। सो ये पिकनरी जुरिस्डिक्शन होती है कि जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का उसको वैल्यू किया जाता है, उसके हिसाब से कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होती है। सो आज के लिए बस सेक्शन 6 तक की। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 13 और 14 फॉरेन जजमेंट्स को करेंगे। अब इसके बाद जो सेक्शन 9 से सेक्शन 12 तक है, मेरी उस पर ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं लॉ गेट के हवाले से, वो काफ़ी डिटेल्ड है, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फॉरेन जजमेंट सेक्शन 13 और सेक्शन 14 को करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।